बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में बहरहाल हमेशा की तरह हलचल तो मौजूद है ही, लेकिन पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की रियासत बहैसियत रियासत पाकिस्तान के लिए खुशाइन चीज़ ये है कि इस वक्त पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर अपना एक वो खोया हुआ मकाम वापस हासिल कर चुका है, जिस पर शायद पाकिस्तान कभी आज से कुछ अरसा पहले तक शायद परेशान हुआ करता था। लेकिन जाहिर है पाकिस्तान के रियासती जो रवाबित हैं वो भी मजबूत हो रहे हैं। और अब से कुछ देर पहले हमने देखा कि एक मरतबा फिर यह बयान सामने आया है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर जंग मुसल्लत कराने की कोशिश की गई तो जवाब उसी तरह से दिया जाएगा जैसा कि मई में दिया गया है। और जाहिर उन्होंने कहा कि इस जंग को जिस तरह से पाकिस्तान ने जीता उसमें न सिर्फ ये कि उनकी तो खिदमात जो हैं सो हैं, उन्होंने कहा, लेकिन हम अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें पूरी तरह से इसमें मुआवनत दी और हमने पाकिस्तान को बहैसियत रियासत दुनिया के सामने तस्लीम करवाया। ये तो वो एक सारा मामला है जो कि हमें पता है और हमें पूरी तरह हम इसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब हम पाकिस्तान की सियासत की बात करते हैं तो आपके जहनों में होगा कि 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक बड़ी बाज़गश्त चल रही है और ताहाल चल रही है। लेकिन इसी बाज़गश्त के दौरान साथ साथ ये बात भी सामने आ रही है कि NFC का जो मामला था, यानी कौमी मालियाती कमीशन का, कहा यह जा रहा है, तबसरे तज्जिए ये हो रहे हैं कि ये कौमी मालियाती जो कमीशन है इस वक्त किसी ना किसी तरह से खटाई का इसको सामना है। विफाक और सूबे ऐसा लगता है कि आमने सामने आ गए हैं। सूबों की कारकर्दगी जो है, अगर हम सूबा सिंध के हवाले से बात करें तो मालियाती कमीशन के हवाले से बिलखुसूस जो कराची का हजम बनता है वो उसको मिलता नहीं है। सूबे अपने आप को मुस्तहकम अगर करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है और वो कर भी रहे हैं, लेकिन वो निचली सतह तक इख्तियारात की मुंतकली से गुरेजा हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो जाहिर है ज़रा आज हमने सोचा है कि ज़रा इन सारे मौज़ूआत पर बात करेंगे और फिर एक रिपोर्ट है हमारे सामने, उसका भी तस्करा करेंगे जिसका बड़ा चर्चा है, द इकोनॉमिस्ट का। लेकिन अभी प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैं ज़रा बात करना चाहूँगी NFC के मामलात के हवाले से, कौमी मालियाती कमीशन और कौमी सलामती के जो चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा है। शायद ये बुनियादी नुकता भी है और इस पर बार बार बात भी होनी चाहिए। मुझे ज्वाइन करने जा रही हैं रेहाम खान साहिबा, सरबराह पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी की, और एक नई पार्टी बनाने के साथ साथ शायद उनके लिए भी एक इंसान होना बहुत ज़रूरी है कि वो जो पाकिस्तान के लोगों की रिप्रेजेंटेशन करेंगी उसमें ये जो कौमी मालियाती कमीशन है इसका क्या रोल हो सकता है, और जो सूबों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात सूबे सामने ला रहे हैं उसको किस हद तक वफाक को एड्रेस करना ज़रूरी है। रेहाम अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। रेहाम, ज़ाहिर है हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आपसे बात करते हैं, लेकिन मैं इस वक्त ये जानना आपसे चाहती हूँ कि मौजूदा हालात में 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से आपने बाज़गश्त सुनी है, उस पर बात हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ ही लोग ये भी बात कर रहे हैं, वो अमेंडमेंट्स की बातें जो कह रहे हैं शायद 28वीं आईनी तरमीम में हो और ऐन मुमकिन है कि मालियाती कमीशन जो है, कौमी मालियाती कमीशन, इसके हवाले से भी कोई बड़ा फैसला हो। आप क्या समझती हैं कि इस वक्त सियासी ढांचे के अंदर और रियासती जो इस वक्त अवामिल चल रहे हैं उसमें कौमी मालियाती कमीशन का कितना अहम किरदार है? देखिए, बात यह है कि 27वीं अमेंडमेंट पे जिस किस्म की बातें की गई हैं सियासी पार्टीज के रहनुमाओं की ज़बानी जो हमने सुना है, तो वो तो सियासी अजीब-अजीब किस्म के बयानात आए हैं। ज़ाहिर है अपने मजबूरियों को छुपाने के लिए उनको ये बयानात देने पड़े हैं। लेकिन 27वीं अमेंडमेंट के ऊपर जितने भी नुकात हम समझ रहे थे कि डिस्कस किए जाएँगे, ख़ास तौर पे मैं और आप, हम चाह रहे थे कि 27वीं अमेंडमेंट को लेके NFC अवार्ड को और जो सूबा जात का हिस्सा है उसको ओपनली पार्लियामेंट डिबेट करे, डिस्कस करे। ठीक बात। लेकिन वो नहीं हुआ हाँ। और ये प्रोबेबली एक ट्रेड ऑफ है क्योंकि सबको अपनी कुर्सियां बचानी हैं। और इस वक्त अगर किसी भी सियासी पार्टी को, वो जो कि हुकूमत में है और वो जो ऑपोजिशन में है, उनको लग रहा है कि उनकी हरकतों की वजह से उनकी सियासत बच जाएगी, तो ये इनका वहम है। इन्होंने अपनी सियासत को जो डैमेज किया है, अपने ही हाथों से इन्होंने कत्ल किया है। अच्छा। अब NFC अवार्ड के बारे में ये क्यों बात नहीं करना चाहते और मैंने पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी की बुनियाद क्यों रखी, ये दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। अच्छा। क्योंकि हम अगर पाकिस्तान के सूबा जात की पसमानदगी की बात करें, जी। इनकी सेहत के मसाइल की बात करें, हमारी
आउट ऑफ स्कूल जो बच्चे हैं उनकी तालीम की बात करें, या तालीम जो नाकस किस्म की तालीम उनको अगर गलती से मिल भी जाती है उसके बारे में बात करें, तो कोई इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा। इनको सिर्फ अपनी पोजीशंस, अपने बेटे, अपनी बेटियों, अपने स्पाउसेस, अपनी फैमिली को पार्लियामेंट में घुसाने की बस इनकी ख्वाहिश है। ये अवाम की नुमाइंदगी के लिए वहां बैठे ही नहीं है। तो हम्म। 27वीं अमेंडमेंट के वक्त जो जुडिशरी के साथ इन्होंने किया, इन्होंने अपने आप को बचाया। पहले जुडिशरी एस्टैब्लिशमेंट के इशारों पे ये हरकतें करती थी। आज सियासतदानों ने बकौल उनकी ज़बानी हमने बदला लिया है। यानी कि अगर वो गलत थे, वो अगर एडवेंचरिज़्म कर रहे थे, तो आपने सोचा कि नहीं, अब हम आपका गला पकड़ेंगे, हम आपको रेन इन करेंगे। ये कहाँ की इंसानियत है? ये किस किस्म का जस्टिस सिस्टम है? इसलिए क्योंकि ये कोई भी इंसाफ नहीं चाहता। ना पहले कोई इंसाफ चाहता था, ना अब कोई इंसाफ चाहता है। लेकिन सबसे बड़ी नाइंसाफी जो 27वीं अमेंडमेंट के साथ अवाम के साथ हुई है, वो ये कि इसमें अवाम को इंसाफ अब मिलने की कोई उम्मीद नहीं रही। अपने अपने लिए इस्तिस्ना ले ली गई है। लेकिन एनएफसी अवार्ड को लेके ये क्यों बात नहीं करना चाहते? क्योंकि हमारी अवाम को पता होना चाहिए है हम्म। कि इन्होंने एनएफसी अवार्ड किस लिए रखा था, कि सबसे ज्यादा पैसा इनके पास आए, कि ये अपने अपने सूबों में अपनी सियासत के ऊपर विराजमान रहे। 42% जी। आपको सूबे में पैसा मिलता है आपकी आबादी के ऊपर। ठीक बात। मतलब ये कि अगर आपने 100 में से 42 नंबर लिए हैं कि आपकी आबादी आउट ऑफ कंट्रोल है, तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। उसके बाद आपको जितना आपका सूबा पसमानदा होगा, उसके 10% उसके मिलेंगे। यानी कि वो सूबा जो ज्यादा आबादी बढ़ा रहा है, वो सूबा जो ज्यादा पसमानदा है, उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। अब वो पैसे जब उनको मिलते हैं, तो वो पॉपुलेशन पे तो लगते नहीं। आपको तो नहीं नजर आता कि पॉपुलेशन कोई कंट्रोल में आ गई है अच्छा, किसी अगर भी हम सूबे इसमें में। कतई कलामी के आपको ये साथ भी आप नहीं ऐड कर नजर आता, लीजिएगा, आप इसकी आपको कंटिन्यूएशन ये में भी ऐड नहीं कर नजर लीजिएगा। आता कि कहीं भी पसमानदगी खत्म हुई है। इसके ऊपर केपी को मुतवातर 1% इजाफी मिलता रहा है वॉर ऑन टेरर के लिए। टेररिज्म भी वहां पे कंट्रोल नहीं हुई। तो ये पैसा ये अपने पास रखना चाहते हैं। ये पॉपुलेशन को डिस्कस नहीं करना चाहते, तालीम को डिस्कस नहीं एक करना मिनट चाहते, रेहाम, आपको मेरी सेहत आवाज को आ रही है? डिस्कस नहीं करना रेहाम, चाहते। आप मुझे सुन पा रही जी हैं? अब अगर जी आप कौमी मालियाती कमीशन की बात कर रही हैं, जो फॉर्मूला आप बता रही हैं, जिस फॉर्मूले के तहत सूबों तक जाहिर है रुपए पैसा मुंतकिल किया जाता है, तो क्या ये फॉर्मूला तब्दील करने की जरूरत है, आप ये कह रही हैं? क्योंकि जो गुर्बत के इस वक्त इंडिकेटर्स हैं वो तो बढ़ते जा रहे हैं, पसमानदगी भी जो शायद मैं पिछले ही अगर चले जाऊं, पिछले 10 साल का अगर मैं निकालूं डेटा, तो उससे इस वक्त इंडिकेटर्स हैं वो तकरीबन 20 से 25% बढ़ चुके हैं। मतलब वो इलाके जो शायद किसी वक्त लिवेबल थे, कराची जैसा शहर रहने के काबिल नहीं रहा। बाकी सारे शहरों को तो छोड़ दें, जामशोर और सक्कर, और अगर आप बलूचिस्तान के शहरों की बात करें, तो आप किन पैरामीटर्स पर चाहती हैं कि फॉर्मूला तय होना चाहिए एनएफसी का मामले पर? देखिए, बहुत अच्छा किया आपने कराची को मेंशन किया। अब कराची को आप ले लें, कराची सबसे ज्यादा टैक्स देता है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेशन है, जाहिर है कराची ही कमा रहा है। जी। लेकिन कराची को उस रेवेन्यू जनरेशन का सिर्फ 5% मिलता है। ऐसा ही है। अनफेयर है ना? अगर कराची रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, कराची अगर पैसा कमा रहा है, पोर्ट सिटी कमा रहा है, उसको 5% मिल रहा है एनएफसी अवार्ड की मद में उसके लिए। लेकिन बाकी सूबों को रेवेन्यू जनरेशन पे उनकी उनकी मतलब कराची ही खिला रहा है। इसी तरह से कराची में अर्बन सेंटर्स में, कराची सबसे बड़ा शहर है। अभी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने आपको बताया है कि आपकी जो नौजवान नस्ल है, जो ये 60% पीपीपी कहती है हमारा असासा है, पीएमएलएन कहती है हमारा असासा है, पीटीआई कहती है हमारा असासा है। और कराची में भी आप देख रहे हैं किसी को चैन नहीं है, लैपटॉप्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोई पता नहीं ये स्कीम बना रहा है, कोई वो स्कीम बना रहा है। लेकिन कराची जैसे शहर में भी आपका 39% नौजवान ना नौकरी कर रहा है, जी। बेरोजगार है, जी। ना तालीम में है, बिल्कुल। दे आर नॉट इन एजुकेशन, हम्म। ना उसको कोई ट्रेनिंग मिल रही है। ये हम्म। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। अर्बन सेंटर कराची, लाहौर, मतलब बड़े बड़े शहरों की ये रिपोर्ट है कि 39% इस किस्म का नौजवान है। तो अगर आपको एनएफसी अवार्ड तो कब से मिल रहा है? ये 7वीं 7th एनएफसी अवार्ड चल रहा है ना?
तो जब से चल रहा है तो क्या आपको लग रहा है कि कराची की हालात बदल गए हैं? वहीं अच्छा। रोजगार बढ़ गया है, हाँ वहीं कोई ब्रिज बन गया है, वहीं कोई गटर बंद हो गया है। आप तो पेशावर को तो भूल जाएं। जी। सो बात ये क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि ये चाहते हैं सना कि आप जैसे लोग, मुझ जैसे लोग, ये जो मिडिल क्लास है, ये मिडिल क्लास खत्म हो जाए। सारे लोग इनके बेनजीर इनकम सपोर्ट वाले कार्ड पे आ जाए, वजीफों पे आ जाए, हारो कार्ड पे आ जाए, इस कार्ड पे आ जाए, उस कार्ड पे आ जाए, बस सांस लें, जिंदा रहे बराए नाम, उनका नादरा कार्ड लेकिन से रेहाम एक उनकी चीज एंट्री मुझे हो मुझे ताकि समझाइएगा। उनका वोट बन जाए। बिल्कुल ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन एक चीज आप मुझे जरा समझाएं। जब हम एनएफसी की बात करते हैं तो सूबे हमें ये कहते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलखुसूस कहती है, फिर केपी की हुकूमत भी कह रही है कि भाई ये 18वीं आईनी तरमीम से और एनएफसी के अवार्ड से हमें जो पैसे मिल रहे हैं वो तो विफाक दे ही नहीं रहा। विफाक ये कह रहा है कि 18वीं आईनी तरमीम के बाद तालीम बिलखुसूस, फिर अभी हम जैसे बात कर रहे हैं पॉपुलेशन, वो भी सूबों को मुंतकिल हो गई है। विफाक इसको वापस लेना चाहता है। मैं आपसे सवाल दर हकीकत ये करना चाह रही हूँ, ये तो सारी मिक्स प्लेट बनी हुई है। देखो खींचातानी हो रही है ना रेहाम, आपको भी पता है वो 18वीं आईनी तरमीम छोड़ेंगे नहीं, विफाक उनको किसी तरह आमादा नहीं कर पाएगा। आप और मैं यूं ही बहस शायद करते रहेंगे और एनएफसी खटाई में ही पड़ा रहेगा। सना, मैं आपको बताऊं कि इस बार तो एनएफसी अवार्ड इनके हाथों से बच गया है, अच्छा। लेकिन ये मैं भी जानती हूँ और ये आप भी जानती हैं कि एनएफसी अवार्ड अगर ये इस बार इस राउंड में इनको दे दिया गया है तो 28वीं तरमीम में या 29वीं तरमीम में इनके हाथों से जाएगा जाएगा। तो व्हाट ये डज तो दैट होगा। मीन? और ये क्यों एक होगा? सेकंड रेहाम, अगर ये खबर है विच इज मीन, आप भी कह रही हैं कि 18वीं आईनी तरमीम को लपेटा जाएगा या उसके अंदर तरमीम दर तरमीम होगी? देखें, बात यह है कि मैं आपको खबर नहीं दे रही, मैं आपके इनका एक एनालिसिस करके बता रही हूँ। अच्छा। ये आपको लगता है कि ये अपनी सियासत का जिन्होंने गला घोंप दिया है, क्योंकि देखें ये भी जाहिल है ना। जब मैं आपको ये कहूं कि 10 में से 8 बच्चा पढ़ लिख नहीं सकता, 78% हमारा बच्चा तालीम से बिल्कुल दूर दूर है। 10 साल का बच्चा पाकिस्तान में एक दो लाइनें उर्दू की टेक्स्ट की नहीं पढ़ सकता। सही बात है, ये शर्म का मुकाम है। बहुत शर्म की तो बात है। ये बात कहना कि जी वो पैसे नहीं देते, वो पैसे नहीं देते, आपकी लग्जरी गाड़ियों के तो पैसे वो देते हैं, आपकी तो बुलेट प्रूफ की गाड़ियों के तो वो पैसे देते हैं, आप तो उन्हीं असासों को लेके आके धरने भी देते हैं। ये तो अजीब सी बात है। और इतने सालों में कोई पैसा आपको नहीं मिला। भाई प्रेसिडेंट भी आपके होते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी आपके होते हैं, पीटीआई का भी रहा है, पीवीपी अच्छा का भी रहा रेहाम, है, मुझे ब्रेक तो का फिर कहा जा आपको रहा है, लेकिन स्कूल मैं चिल्ड्रन क्यों है? प्रिसाइजली दोबारा पूछती हूँ मैं ताकि आपको मुझे एनालिसिस क्लियर हो जाए। एक मिनट ना रेहाम, मैं आप आपको ये कह रही हैं 28वीं 29वीं तरमीम के अंदर ये एनएफसी का मामला बचेगा ही नहीं शायद उस तरह से, क्योंकि 18वीं आईनी तरमीम में रोल बैक हो जाएगी, ये कहना चाहती हैं? 18वीं तरमीम रोल बैक हो ना हो, देखें इस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में लेके चला था, तो अब तो 27वीं अमेंडमेंट तक तो आ गया है ना। तो वो तो उस अच्छा। असली उस शेप में है भी नहीं। हर हाँ 2 साल के बाद, भुट्टो के जमाने में भी हर 2 साल के बाद कोई ठीक है। नया अमेंडमेंट आ जाता था, हाँ जब उनको सूट करता था। कभी आप कोर्ट को कंट्रोल करते थे, कभी आप कंट्रोल को, देखें 58(2) भी आया, हाँ, फिर हटाया खत्म गया हुआ। 97 में। ये सब कुछ, ये सब कुछ होता है। प्रॉब्लम इसमें ये है कि क्या ही अच्छा हो सना। मैं जी। तो इनकी बॉडी लैंग्वेज से आपको बता रही हूँ कि ये चपरासीइज्म जो कर रहे हैं, जिस तरह से ये हाथ बांध के इन्होंने 27वीं अमेंडमेंट दी है, इनके इनसे क्या 28वीं अमेंडमेंट आपका ख्याल है नहीं निकलेगी? आपको याद नहीं है स्टेटमेंट्स 26वीं अमेंडमेंट के बाद कि ये नहीं होने देंगे? ओ भाई, जिसकी आप नौकरी कर रहे हैं, आप सब कुछ देंगे अपनी कुर्सी से, जो एल्फी के साथ आप चिपके हुए हैं, जो आप इस्तीफा नहीं दे सकते। एक जर्नलिस्ट है जाहिद गिशकोरी साहब, उन्होंने कहीं ट्वीट किया कि मेरे साथ तो पार्लियामेंटेरियंस ने कहा कि जैसी अब है तेरी महफिल, पहले कभी ऐसी तो ना थी। तो भाई क्या मजबूरी है? इस्तीफा दें, घर जाएं। क्या मजबूरी है? मजबूरी है ना। यू डोंट वांट टू लेट गो। आप असूली स्टैंड लेना ही नहीं चाहते। तो मैं आपको ये खबर नहीं दे रही, मैं आपको बता रही हूँ कि ये तो नजर आ रहा है ना कि क्या हो रहा है। ठीक हो दूसरी गया रेहाम। बात जो रेहाम बहुत इंपॉर्टेंट है कि सना, वक्त। क्या ही अच्छा होता हाँ कि 27वीं अमेंडमेंट आई तो चले। अब 28वीं तरमीम में मैं आपको चले खबर दे देती हूँ, 28वीं तरमीम में आपकी सूबों की बात हो जाएगी, आपके नए सूबे आ जाएंगे वो तो और वो आने यही वाले यही हैं। देंगे। आप खबर दे रही हैं, वो बिल्कुल सही 28वीं दे रही है, तरमीम मैं में इंडोर्स आएंगे। करती हूँ आपकी खबर को, लेकिन हाँ, शुरू कहां से होगा? पंजाब से होगा।
मुल्तान होगा, सराइकी बेल्ट बनेगा पहला सूबा, या सिंध से शुरू करेंगे? देखिए बात यह या है कराची को सूबा कि बना देंगे, मसला ही खत्म सारे लोगों का। देखिए वो भी मैं आपको खबर दे देती हूँ कि पहले आपने खैबर पुख्तनख्वा नाम रखा, हम्म। अब वो नाम आप चेंज करेंगे, हाँ अब जी। आपका खैबर से सीएम आया है, हाँ। तो एक खैबर ही होगा, दूसरा हाँ। कोई और। तो सूबे वो बनेंगे जिसकी जरूरत किसी और को है, सूबे वो नहीं बनेंगे जिसकी जरूरत सना को या रेहाम को है, सूबे वो नहीं बनेंगे जिसकी जरूरत लियाकताबाद को है और नवाब शाह को है, सूबे वो अच्छा। बनेंगे जिनकी जरूरत है। तो ये और क्या ही अच्छा हो, लेकिन वही बात है, मेरा दिल तो ये करता है ना सना कि क्या ही अच्छा होता आज मैं प्रोग्राम पे आपको कहती और ब्रेकिंग न्यूज आपको देती कि 28वीं तरमीम आएगी, और उसमें से ये तरमीम आएगी कि हमारा आज 10 में से 8 बच्चा जाहिल है, सही बात। हम 10 में से 5 दस। बच्चा रह जाएगा जो नहीं पढ़ लिख सकता। क्या ही अच्छा होता कि 29वीं तरमीम आप ये ले आते कि एक्चुअली हम ना, जो खवातीन का गैप रह गया है, जो बेरोजगार भी हैं, तालीम में नहीं है, ट्रेनिंग में नहीं है, हम वो गैप क्लोज करने जा रहे हैं। हम्म। हम बिल्कुल 148th नंबर पे जाने की तैयारी नहीं कर रहे अपने ह्यूमन इंडेक्स में। क्या ही अच्छा होता कि ऐसी तरमीम भी ले आए ना, ऐसी तरमीम क्यों बिलावल भुट्टो अब साहब आपको नहीं मैं एंडोर्स कुछ करते, कह नहीं सकती ऐसी क्योंकि तरमीम आपसे क्यों ऐसा नवाज शरीफ ताल्लुक नहीं है, एंडोर्स करते। आपसे ऐसा ताल्लुक है रेहाम के मैं कुछ कह नहीं सकती, वरना शायर कहता है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। रेहाम खान, बहुत अहम नहीं है कि तरमीमें आएंगी, और लेकिन वो बातें जो अवाम से मुंसलिक हैं या बराह रास्त अवाम के फलाह की है, शायद वो ना पहुंच सके अवाम तक। एक ब्रेक शामिल करते हैं और ब्रेक से वापस आते हैं। कौमी मालियाती कमीशन, क्या सूबों को नसीब होगा अगला, या फिर सूबे ही नसीब हो जाएंगे? इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे और अब जरा गुफ्तगू ये करना ही चाहते हैं कि कौमी मालियाती कमीशन जो है, क्या वाकईतन इसके असरात आम आदमी तक पहुंचे भी हैं या नहीं, ये अहम तरीन नुकता है और शायद इस पर अब बात करना अहम होता जा रहा है। बहुत सारी तरमीम हुई हैं, उसको भी हमने जेर बहस रखा है, लेकिन इस वक्त मुझे ज्वाइन करे जा रहे हैं सीनियर रैंक पर्सन है नूरुल आरिफीन, अपना प्रोग्राम भी करते हैं, और मैंने ये तो देखा है कि वो काफ़ी कराची के इशूज़ और कौमी मालियाती कमीशन जैसे मामलात पर बहरहाल बड़ी गुफ्तगू भी करते हैं। सो नूरुल आरिफीन से ज़रा बात करते हैं। नूर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम सना, थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग मी। थैंक यू वेरी मच अगेन सर। सर ये फरमाइएगा, ये एनएफसी वाला जो मामला है, एनएफसी वार्ड का, ये फिर अभी हम बात कर रहे थे 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक भी, और गुज़िश्ता कई दिनों से हम इसको ज़ेर बहस लाए हुए हैं, लेकिन इसमें जो एक अहम तरीन मामला है वो ये था कि शायद 27वीं आईनी तरमीम में, अभी रेहाम भी ये बात कह रही थी कि ऐसा अंदेशा था, ऐसी ख्वाहिश भी थी कि शायद निचली सतह तक इख्तियारात की मुंतकली के हवाले से भी कोई बात हो ही जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। आपको कितनी उम्मीद है ये एनएफसी वाले मामले से कि ये अगर स्ट्रेंथनाइज होता है तो भी बेहतर है, और अगर नहीं हुआ है तो उसके पीछे आपको क्या वजूहात नजर आती हैं? पहली बात तो ये कि मेरी नज़र में किसी चीज़ की अब कोई अहमियत नहीं है, पाकिस्तानियों की नज़र में किसी चीज़ की अब कोई अहमियत नहीं है। अच्छा। ना पार्लियामेंट की, ना किसी तरमीम की, ना पार्लियामेंटेरियंस की, ना एनएफसी अवार्ड की। रह गई बात डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी आज जितना आसान है और जिस तरह से पैसा बहाया जा रहा है जमीरों को खरीदने के लिए, अपनी मन मर्जी करने के लिए, उतना शायद माजी में कभी नहीं हुआ। अच्छा। किसी को इतनी ना जरूरत हुई, ना इतना आइडिया कभी आया। रह गई बात ये कि अगर एनएफसी अवार्ड की मुनसिफाना तकसीम के बाद भी आप ये समझती हैं कि ये चाइना की एमक्यूएम और ये जो जाली पीपल्स पार्टी है ये कराची और कराची वालों का कोई भला करेंगे, तो बिलावल हाउस में नए फर्नीचर की खरीदारी पर या सिक्योरिटी आलात की खरीदारी पर तो ये रकम रखते हुए मैं देख सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कराची में 1 इंच जमीन पर भी कोई तरक्याती काम किसी किस्म का होगा। जो लोग ऐसा समझते हैं या तो वो कराची की डायनेमिक्स से, एमक्यूएम के कैरेक्टर से, पीपल्स पार्टी की औकात से और
इस सिस्टम को चला करके अपनी मनमर्जी करने वालों की फितरत से वाकिफ नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, ओके, अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर मैं आपसे ये सवाल करने में हक बजानिब हूं कि जो गिवन रिसोर्सेज हैं, क्योंकि जो आप गुफ्तगू करते हैं और अभी भी जो आपने कही बात, उससे ऐसी झलक महसूस होती है कि आप ज़ाहिर है जो इस वक्त पार्टीज हैं उनसे आप नाला तो हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद ये कहती है कि वो ज़ाहिर सर्विसेज देती है सूबे को। अगर हम एनएफसी के हवाले से बात करें, NICVD का वो नाम लेते हैं, वो कह रहे हैं कि हमने पिंक बस सर्विस जो है वो शुरू कर रखी है। सो आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी वाकईतन नहीं चाहती? आपको ऐसा क्यों महसूस होता है, या आपको ऐसा लगता है कि वाकईतन इख्तियारात जितने हैं, जिस हद तक उनको विफाक पैसा मुंतकिल करता है उस हद तक की वो डिलीवर करते हैं? नूरुल आरफी। अच्छा, अब ये सवाल या तो आपने मासूमियत में कर लिया है या तो कराची में इतना अरसा रहने के बाद आपको ये लगता है कि पीपल्स पार्टी पीपल के लिए कभी कुछ करेगी। अच्छा, तो मुझे जरा एक काम कोई बताइए कि जो पीपल्स पार्टी ने माजी करीब में, बड़ी बात नहीं कर रहा मैं, हाँ। माजी करीब में कोई एक काम बताइए जो पीपल्स पार्टी ने पीपल के लिए किया हो। कोई एक काम बताइए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरे प्रोग्राम में क्यों नहीं आती, जरा ये भी पूछिएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो बड़े बड़े चैंपियन हैं, शर्जील इनाम मेमन, मुराद अली शाह, नासिर हुसैन शाह, सईद गनी, ये जितने बड़े बड़े यहाँ के सूरमा हैं, मैं अपने लाइव टेलीविजन पे प्रोग्राम करता हूं। मैंने इनको बैठ करके और मैंने चैलेंज किया है कि मेरे साथ 5 मिनट बैठ जाएं। अच्छा। 6 मिनट में या तो ये नहीं, या इनकी वजारत नहीं, या मैं नहीं। ये आप मुझे कह रही हैं कि आप इनसे पूछती हैं और ये आपको बताते हैं, ये मुझे भी तो कभी बताएं ना, और आप मुझे कभी ये समझा सकें कि ये कराची के लिए, कराची वालों के लिए, अरे कराची या जहन्नम में इनकी नजर से, सिंध वालों के लिए इन्होंने क्या किया है? सिंध में गटर के पानी में से निकाल करके जनाजे जाते हुए क्या सना हाशमी ने नहीं देखे, या मुराद अली शाह ने नहीं देखे? बिलावल भुट्टो ने लोगों को बेगोरो कफन मरते देखा कि नहीं देखा? इसी कराची में, यहाँ सिंध में, इसी सिंध में, यहाँ थर में कहत पड़ रहा था, और यहाँ एयर कंडीशन खेमों के अंदर ये आवाम के हिस्से का बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन नूरुल आरफीन, मामला ये है ना, देखिए आप जो बात कह रहे हैं मैं उसको बिल्कुल सही कहती हूँ कि आप बिल्कुल सही सारी चीजों की निशानदेही कर रहे हैं, लेकिन आपकी गुफ्तगू से ये तासुर मिल रहा है कि जो भी पार्टीज हैं, अब चाहे आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको पसंद नहीं है, MKM से आप नाला हैं, ANP का आपको किरदार कुछ नजर नहीं आता, तो जो इस वक्त गिवन पार्टीज हैं या जिनको अदर वे कहा जाता है, जो गिवन रिसोर्सेज में काम हो रहा है, यही लोग हैं ना। आसमान से कोई लोग तो नहीं उतरेंगे जो इस शहर को चलाएं, जो इस सूबे को चलाएं, जो इस मुल्क को चलाएं। आपको तो कोई भी पसंद नहीं आता। मुझे वो पसंद है जो इस निजाम को चला रहा है, लेकिन खुद सामने नहीं आ रहा, मुझे वो पसंद है। मैं ये कह रहा हूं भाई, तुम खुद चलाओ ना, तुम खुद कैपेबल हो, अल्हम्दुलिल्लाह, तुम खुद चलाओ। ये फीके माजे ताए, ये लूले लगने की क्या जरूरत है? आपके ख्याल में ये मुस्तफा कमाल MQM है, ये अनीस कायम खानी MQM है, ये फारूक सत्तार MQM है, ये बिलावल पीपल्स पार्टी है? आपको नहीं पता कि ये किसकी नौकरी कर रहे हैं? आपको नहीं पता कि इन्होंने किसके कहने पे ये 27वीं तरमीम पास करवाई है? अच्छा। आपको नहीं पता कि ये सारा झोल झाल जो नून लीग कर रही है? नून लीग के रहनुमाओं से जब मेरी मुलाकात होती है, जब मेरी गुफ्तगू होती है, या पीपल्स पार्टी के लोगों से जब मेरी बात होती है, इनसे कुरान उठवा करके पूछिए ये किसके कहने पे कर रहे हैं। ये मर जाएंगे मगर कभी आपको नहीं बताएंगे, लेकिन मैं नहीं मान सकता कि आपको नहीं पता किसके कहने पे कर रहे हैं। आप कह रही हैं गिवन रिसोर्सेज या गिवन पैरामीटर्स में। मुझे ये बताइए सना साहिबा, क्या गिवन पैरामीटर्स में ही वो MQM भी तो थी जिसने कराची में 100 लाशें गिरवाई थी? बिल्कुल ठीक है। या जो उसकी आलाकार थी, वो MQM भी इस्तेमाल हो रही थी, लेकिन माली मुनफ़ात उसने भी तो इस्तेमाल की। माजी तो सबका ही ऐसा है ना नूरुल आरफीन, एक मिनट, माजी तो सारों का ही ऐसा है सर। अब सारों के माजी को अगर हम पीटते रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि आगे तो हमने नए सूबे बनाने। फिर आप जिस तरह की निशानदेही कर रहे हैं, इसका तो मकसद यह है कि जो नए इंतजामी यूनिट की बात हो रही है, हमें उस तरफ पेशकदमी करनी चाहिए। मैं आपसे ये बता दूं, इंतजामी यूनिट आप कोई भी बना ले, आप सूबे 155 बना ले, आप उन 155 सूबों में 155 मुराद अली शाह, 157 बिलावल, 256 अनीस कायम खानी और मुस्तफा कमाल बिठा दें, कुछ नहीं होने का, कुछ नहीं होगा। ये जलालत का सैले रवां जो चलता चला जा रहा है, ये इसी तरह से बहता चले जाएगा। आवाम इसी तरह से खज्जल ख्वार होती रहेगी, लोगों को उसी तरह से नौकरी नहीं मिलेगी। अच्छा, नौकरी नहीं मिलेगी। अच्छा नूरुल आरफीन, जरा आपका थोड़ा सा मूड भी चेंज कर लेते हैं। ये फरमाइए, ये जो अभी आप बाज़गश्त सुनी रहे होंगे द इकोनॉमिस्ट मैगजीन के हवाले से,
इसमें जो गुफ्तगू या जो सारी रिपोर्ट लिखी गई है उसमें साबिक वजीर आजम की जो ज़ौजा मोहतरमा है उनके बारे में इंकशाफात से भरपूर ये रिपोर्ट है। आपको क्या लगता है कि इस रिपोर्ट के मंजर आम पर आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल क्या हो सकता है, या उस पर असरअंदाज होगी भी या नहीं? और भाई ये काम तो मैं उस वक्त से कर रहा हूं जिस वक्त से मैंने इमरान खान के दौर में पहला सांस लिया था। अच्छा। मुझे मेरे पहले प्रोग्राम के बाद ऑफर कर दिया गया था 30 यौम के लिए। ये काम तो उस वक्त से हो जाना चाहिए था, उस वक्त पता चल जाना चाहिए था। अच्छा, उस वक्त पता चल जाना चाहिए था। लेकिन नूर आरफीन साहब, वक्त मेरे पास क्योंकि कम रह गया है, प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि ब्रेक ले लें, लेकिन आपकी गुफ्तगू से मैं दोबारा यही कहूंगी कि आप, मुझे लगता ये है, ऐसा महसूस हो रहा है कि आप मुतनफ़िर हैं इस सिस्टम से। और मैं बार बार तकरार से अक्सर ये सवाल करती हूँ कि अगर तब्दीली की ज़रूरत है, वो वाली तब्दीली नहीं जो एक सियासी जमात की तब्दीली के हवाले से नारा था, हकीकी तब्दीली, या ये समझना है कि हालात और वाक़यात और रियासत को स्ट्रेंथन करने की जो तब्दीली की बात हो रही है, क्या हमें उस जानिब नहीं बढ़ना चाहिए? क्योंकि हम एक लकीर पीटते पीटते काफ़ी, अभी तक जितना हम देख रहे हैं, हम गिर ही रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं। आरफीन, इन सारे लोगों से जो जमहूरी डकैत हैं, मैं डाकू नहीं कहता, डकैत, इन सारे लोगों से जमहूर की फलाह व बहबूद का काम लेने की तमन्ना, ये भी इंतहाई हिमाकत है। जो लोग ये सोचते हैं कि वो आगे जाकर के किसी भी जोर से, किसी भी जबरदस्ती से ये करवा लेंगे, वो भी अहमकों की जन्नत में रहते हैं। और जो ये सवाल पूछ करके अपने आप को मुतमईन कर रहे हैं कि हमने आजादी इजहार का आलम उठाया हुआ है, मैं उनकी भी शराफत पे अफसोस ही कर सकता हूं, नवाफिल ही पढ़ने पड़ेंगे उसके ऊपर, इसलिए कि ऐसा हो नहीं सकता। आपका ये सिस्टम एलीट्स के लिए बनाया गया है, आपका ये सिस्टम एक आम आदमी के लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ खवास का दस्तरखान है जिसपे जमहूर के मुगन्नियों को, जमहूरियत के चैंपियंस को बैठ करके दाद ऐश देने की, दावत लुत्फ उड़ाने की इजाजत तो है, लेकिन उनकी फेंकी हुई हड्डियां उठा सकते हैं यहाँ पे अवाम। यहाँ 48-49 साल में ऐसा ही हुआ है और अगले 500 साल तक ऐसा ही होता रहेगा। ये निजाम जब तक नहीं लिपटेगा, अच्छा, इस निजाम को जब तक तेजाब के साथ नहीं धोया जाएगा, ऊपर से नीचे तक एहतसाब का डंडा हर सर पे नहीं मार दिया जाता, जब तक यहाँ करप्शन, हर किस्म की करप्शन, चाहे वो अखलाकी हो या माली, उस पर अलल ऐलान नेशनल स्टेडियम में सजाएं नहीं होती, तब तक ये सब कुछ ऐसे ही रहेगा। तब तक आप सवाल पूछती रहिए और मैं जवाब देने की अदाकारी करता रहूंगा। वेल आरफीन, थैंक यू कि आपने हमें वक्त दिया है, लेकिन मुझे कहा जा रहा है ब्रेक का, तो मैं ब्रेक शामिल करती हूँ। और लेकिन जो बात नूर आरफीन कह रहे हैं उसमें किसी हद तक ये बातों की सदाकत तो ज़रूर है। ज़ाहिर बहुत ही सीनियर तज्ज़ियाकार हैं हसन निसार साहब, वो भी अक्सर अपने कॉलम्स में भी लिखते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर भी ये बात करते हैं, एनालिसिस जब देते हैं कि पूरा सिस्टम जो है इसको तेज़ाब से गुस्ल देने की शायद ज़रूरत है। लेकिन शायद ये नौबत ही ना आए अगर हम आज भी अपने आप को बेहतर तरीके से कोई पेशकदमी करें, तो शायद ये सारे जितने भी मुतनफ़िर नज़र आते हैं सिस्टम से, उसमें कोई बेहतरी की गुंजाइश मौजूद हो। लेकिन द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के बाद क्या तहरीक इंसाफ की सियासत में कोई बेहतरी की गुंजाइश है या बन रही है, इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे और अब जरा गुफ्तगू करते हैं द इकोनॉमिस्ट मैगजीन के अंदर छपने वाले उस आर्टिकल की जो इस वक्त जाहिर है बहुत ही ज्यादा ज़ेर बहस है। मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं अजहर सिद्दीक, एडवोकेट हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अजहर साहब, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहते हुए भी शर्म आ रही है ना कि एक रिपोर्ट ही छप गई है कि ये जो द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट है सर, ये फरमाइएगा इस पर आपकी क्या राय है, और क्या पूरा एक सिस्टम जितना अरसा भी चलता रहा, ये सिस्टम जो है ये जादू टोने से चल रहा था? अजहर सिद्दीक साहब, बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं आपके सामने बताता चलूं, बुनियादी तौर पर पाकिस्तान इज अ कंट्री वेयर एन इशू कैन इजीली बी किल्ड बाय अनदर इशू। 27वीं आईनी तरमीम में बड़ी बुरी तरह से उलझ के, यानी मीडिया की जीनत, सोशल मीडिया की जीनत 27वीं तरमीम थी जी। और वैसे मैंने वो चैलेंज कर दिया, मंडे को समात है उसकी, और उसके भवन से निकलना मुश्किल हो गया था। डिफेंड करना, यानी मेरे सामने अगर चैनल पे बैठते थे तो हर एक का डिफेंड करना नामुमकिन सी बात थी। और ये हैरानकुन बात है, यानी ये जो वाकयात बताए जा रहे हैं, ये वाकयात को 5, 6, 7 साल, 4 साल
ये पुराने वाकयात हैं, जो भी वाकयात है तो झूठ, फ्रॉड और फ्रेब पर मबनी। क्योंकि मेरा बुशरा बीबी साहब से, इमरान खान साहब से बहुत मिलना रहता था। और मैं बहुत सी चीजें जानता हूँ। मैंने मजहबी हालात के बाद देखे, जो अहले सुन्नत वाली जमात है ना, वो जादू टोना पे यकीन नहीं करते। बड़ा वजाहत के साथ बताता चलो मैं आपको। बट यानी मेरा भी ताल्लुक है अहले सुन्नत वाली जमात से। सदकात मैं भी देता हूँ हर महीने, कोई ना कोई, मजबूरन कहना पड़ना, लेकिन कभी ये जिक्र नहीं किया कभी इसका। मेरी वालदा साहब अब सदकात का हमने तो सीखा ये है, और सदकात हमारे दीन कहते हैं। अब इस सदकात को आप तो हमाद की तरफ ले जाए, अफसोस का मकाम है इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से। और जो हमारा दीन भी बड़ा क्या कहता है, इल्जाम, आपको पता है इस्लाम में तोहमत लगाना एक बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान हदीस में इसकी सख्ती से मना किया गया। बेबुनियाद इल्जाम किसी की इज्जत, किरदार और मुआशरती मकाम को नुकसान पहुंचाता है। अच्छा, ठीक है ना जी। और वो बात देखे क्या बड़ी जबरदस्त वो बात है। और जो लोग पाक दामन औरतों या मर्दों पर तोहमत लगाए और 4 गवाह ना लाए, उसको 80 कोड़े मारे जाए। मैं सूरह नूर के हवाले से बात बता रहा हूँ आपको। और अजहर सिद्दीक साहब, अब जरा थोड़ा सा मुआशरती पहलू की तरफ अगर आ जाए, जो बातें की हैं ये तो पिछले 5 साल से सुन रहे हैं। और मैंने पूरी तहकीक कर लिया ये बुशरा तहसीन साहिबा के बारे में, पूरी डिटेल कि ये जर्नलिस्ट हैं या नहीं है। मैं कुछ और सवाल करने लगी थी। अजहर सिद्दीक साहब तवक्कुफ कीजिएगा, मैं ये पूछ रही हूँ कि आप जो बातें कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन मेरा सवाल जरा मुख्तलिफ है। देखें, एक इंटरनेशनल इदारा जो कि जाहिर है नशरियाती इदारा है, उसको क्या पड़ी है कि वो डिफेम करे बुशरा बीबी को। इतना संगीन इल्जामात कह लें या इंकशाफात कह लें, ये इस वक्त मौजूद हैं और लोग उसको पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया पर सारा कुछ मौजूद है। क्या जरूरत पड़ गई एक आलमी नशरियाती इदारे को कि वो बुशरा बीबी के बारे में लिखे, और कोई काम नहीं रह गया उनके पल्ले? जी, और ये पहले बता दूं, ये इकोनॉमिस्ट अखबार नहीं है, मैगजीन है। ये इकोनॉमिस्ट एक मैगजीन है। जी जी, जो छोटी मोटी ये इस तरह की चीजें डालता और जितना पढ़ा जाता है हर एक को पता है, हमें अंदाजा है। मैं आज जिक्र नहीं करना चाहता लॉबियस्ट के हवाले से या बाकी चीजों के हवाले से, इसकी तहकीक हमारी अपनी चल रही है। अच्छा, कि लॉबियस्ट के हवाले से, बाकी चीजों के हवाले से क्या कुछ हो रहा है। और फिर चूंकि अभी तक काफी एविडेंस सोशल मीडिया पे तो आ चुकी है, तस्वीर की शक्ल में आ चुकी है, लिंक की शक्ल में आ चुकी है, बहुत सी ऐसी चीजें जो है ना रिकॉर्ड के ऊपर आ गई हैं। क्वेश्चन बड़ा सीधा सा है, जो कहा जा रहा था इमरान पे इल्जाम, इमरान खान आपको बताया कि वेस्टर्न अपना जूइश लॉबी के खिलाफ, हकीकतन अपना अमेरिका के खिलाफ एब्सोल्यूट नॉट का नारा लगाया। इमरान खान को गिराने के हवाले से बड़ी वजाहत के साथ बातें आ गई। और अगर हमको अभी जिक्र करते थे डोनाल्ड ट्रंप का आने का या बाकी का, वो ह्यूमन राइट के हवाले से, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ICCPR, और आपने देखा भी कि बाकायदा ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बाकायदा। लेकिन अजहर सिद्दीक साहब, फिर आपसे ये सवाल कर लूं मैं, ये फरमाए ना कि ये जो सारा कुछ अमल है, इससे जो साबिक वजीर आजम है उनकी सियासत को नुकसान पहुंचा है, तहरीक इंसाफ एज ए पार्टी नुकसान पहुंचा है, या आप इससे कोई माइलेज हासिल करना चाहते हैं या करेंगे इनफैक्ट? अच्छा देखिए ना, इस्लाम ने जो पर्दा-ए ऐब का हुक्म दिया वो तूने छोड़ दिया और तोहमतों को चुन लिया। जुबान की चोट कभी तेग से बढ़कर काटती है, तोहमत लगाने वाले याद रख हिसाब होगा। हमें कोई सियासी नुकसान कोई नहीं हुआ। अच्छा। आप इमेजिन कर लें, इमरान खान ने आकर को वजाहत दी, बुशरा बीबी ने आकर वजाहत दी, पूरा सोशल मीडिया और जो कोई बैठा है हर कोई इस अमल को अच्छी नजर से नहीं देखता, चाहे कोई भी हो। नजम सेठी साहब के हवाले से मैं सुन रहा था प्रोग्राम, उनका अपना है, अपनी जगह पर है, लेकिन हम पाकिस्तानी तारीख को समझने की जरूरत है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की ठीक बात है, लेकिन ये मैं जानना चाह रही थी कि आप लोग इससे आगे क्या एहतजाज करेंगे इस पॉइंट को लेकर, या आप लोगों का क्या रोड मैप है आगे? अजहर साहब, मैं ये जानना चाह रही थी। देखिए मैं फिर 2 तरह से आपके सामने बताता चलूं। एक है सियासी तौर पर जो मामला जो अब नजर नहीं, कुछ नहीं आ रहा ना, और वो हलचल आपको नजर आ रही है। वजह क्या है कि अब सियासी जमातें तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जमीयत उलमा इस्लाम ने भी लाइन ऑफ एक्शन अपनी दे दी है। अच्छा। और वो भी मेरी इतलात के मुताबिक वो भी सड़कों पे आने वाली है। अच्छा। इंतजार किसका हो रहा था कि वोकला तहरीक
शुरू होने वाली है। नवंबर का मैं कह चुका था। किसी को पता था इस्तीफे आने हैं नहीं आने हैं। अब वोकला जो है, बल्कि सैयद मंसूर अली शाह साहब, हमने रिक्वेस्ट किया उनको और वो कराची से बकायदा तहरीक कायम की बहाली की तहरीक का ऐलान, आप नोट कर लें ये बात। अच्छा। बाहर और ये वोकला के साथ, और हम अब बाकी जो चीजें हैं ना ग्राउंड पे, अब एहतजाज आपको नजर आएंगे। एहतजाज ये जो औरत की ताजीम बातें बड़ी करते हैं, शर्म से डूब मरने का मकाम है। अगर आज मैं खुदा ना खासा मैं को गिराज का जिक्र करना शुरू कर दूं, मैं नहीं समझता इसे। बिल्कुल ठीक है अजहर सिद्दीक साहब, यानी आप कह रहे हैं कि ठंडे मौसम में गर्म सियासत शुरू होना ही चाहती है। अजहर सिद्दीक एडवोकेट, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा, लेकिन मैं जाते जाते ये जरूर कहना चाहती हूँ कि ये जो सब कुछ हो रहा है, इस सब में एक अहम तरीन चीज है और वो है जमहूर। अगर विफाक में बैठे हुए लोग, सूबों में मौजूद हुक्मरान जमातें ये समझती हैं कि वो जमहूर को कुछ डिलीवर कर रही हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं कर रही हैं तो शायद सोचने का मकाम है, क्योंकि अगला जो रास्ता है वो जाहिर है बिल्कुल साफ और शफाफ है। इंतजामी यूनिट की बात हो, सूबों तक मुंतकली के जो इख्तियारात की बात हो वो हो, या फिर रियासत को मुस्तहकम करने की बात हो, इस सब में जमहूर यकीनन उस अफवाज पाकिस्तान का साथ देगी जो हमेशा से पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाती आई है। प्रोग्राम से सनाश में को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।